हेलो दोस्तों। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा गया है। आपने अपना बेहतरीन किया है और जो कमियां रह गई है उनको सुधारने के लिए हम देखेंगे आज की आंसर की। अच्छा हुआ उनको बधाइए, नॉर्मल हुआ घबराने की कोई बात नहीं। ये एक शुरुआत है, यहां से हम सीखना शुरू करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो किसी भी हाल में हम लेके रहेंगे, अपने आत्मविश्वास को एक नए स्तर पर लेके जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की आंसर की। राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों यानी पैरा स्पोर्ट्समैन के लिए पैरा खेल अकादमी बनेगी? तो इसका आंसर क्या होगा? जोधपुर और जयपुर में, यानी जोधपुर और जयपुर जिले है ना, वहां पे पैरा खेल अकादमी बनेगी। तो जिसने भी इसका आंसर जोधपुर और जयपुर लगाया उसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में सम्मिलित नहीं है? तो देखो, खो खो है, हॉकी भी है और वॉलीबॉल भी है। तो अगर आपने हमारे जो एग्जाम स्पेशल 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं तो आपके करंट अफेयर का एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं है। फिर भी हर चीज हम पूरी तरह से याद तो कर नहीं सकते, एक दो गलतियां हो जाती है, स्वाभाविक है ना। तो उसमें हमने क्या लिखा था कि खो खो था, हॉकी था, बेसबॉल था, लेकिन फुटबॉल नहीं था। तो हमने वहां पे लिख रखा था साफ साफ जो कौन कौन से खेल थे। तो यहाँ पे फुटबॉल नहीं था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फुटबॉल हो जाएगा। माह अगस्त 2022 के लिए राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो 2022 में राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो मधुकर गुप्ता साहब है ना, इनको राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, मधुकर गुप्ता। किसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया है? तो मधुकर गुप्ता को बनाया है। तो जिसने भी मधुकर गुप्ता लगाया है उसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो दुर्गाराम जी मुवाल साहब है और सुनीता गुलाटी मैडम है, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। किसको? दुर्गाराम जी मुवाल और सुनीता गुलाटी मैडम को। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री ने 8 सितंबर 2022 को अजमेर में तो दरगाह है अपनी, वहां पे जियारत की थी? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री साहब है, प्रधानमंत्री साहिबा है, उन्होंने बांग्लादेश को विजिट किया था, अपनी जो अजमेर दरगाह को विजिट किया था। तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने किया था, कब? 8 सितंबर 2022 को। तो इसका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है तेलंगाना। और ये क्या, ये प्रश्न किस में आया था? जो वन रक्षक या वनपाल एग्जाम उसमें आया था और फिर से ये आज के एग्जाम में रिपीट हो गया। 2022 में राजस्थान के किस जिले को एमएसएमई क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर महत्वाकांक्षी जिला यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट संवर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो किस जिले को प्राप्त हुआ है? तो एक करौली जिले को प्राप्त हुआ है। किस जिले को? करौली जिले को प्राप्त हुआ है। राजस्थान में मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वास्थ्य राजस्थान की संकल्पना के तहत 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित है? तो हरित राजस्थान स्वास्थ्य योजना के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने प्रस्तावित है। कितने? तो जिसने भी 5 करोड़ इसका आंसर लगाया उसका सही हो जाएगा। 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट का प्रावधान कितना है? तो ये हमने चीख चीख के बताया था कि इसका बजट कितना है। तो 800 करोड़ है। कितना बजट है? 800 करोड़ इसका बजट है। राजस्थान की नई पारिस्थितिकी नीति कब लागू की गई थी? तो ये 2021 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 2021 में राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति लागू की गई थी, या यूं कहें इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई थी। कब लागू की गई? 2021 में लागू की गई। पुलिकट झील कहाँ पे? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, या यूं कहें इस ऑप्शंस के हिसाब से किस राज्य में होगी? तमिलनाडु राज्य में पुलिकट झील है। फिर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य कौन सा है? मिजोरम। यानी परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा वन किस राज्य में? तो मिजोरम राज्य में। किस राज्य में? मिजोरम राज्य में। नाथुला दर्रा कहाँ पे? तो नाथुला दर्रा है सिक्किम में। कहाँ पे नाथुला दर्रा? नाथुला दर्रा सिक्किम में है। और सर्वाधिक बारिश वाला स्थान मासिनराम कहाँ पे? तो मासिनराम कहाँ पे? मेघालय में। चेरापूंजी भी मेघालय में और मासिनराम भी मेघालय में। और उसके बाद में बेलाडीला लोएस की प्रसिद्ध खान किस राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में। बेलाडीला जो खान है ये भी हमने प्रश्न करवाया था, हमारी टेस्ट सीरीज से बहुत सारे प्रश्न आए इसमें। आपको पता ही होगा, जिन्होंने लगातार देखी है उनको तो पता ही है कि इस टेस्ट सीरीज से कितने सारे प्रश्न आए हैं। सीधे सीधे प्रश्न आए हैं। मात्र कितने प्रश्नों से? 2500 प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। ध्वनि तीव्रता के मापन के लिए उपयुक्त इकाई कौन सी है? तो ध्वनि तीव्रता के लिए किसका उपयोग करते हैं? डेसिबल का। ध्वनि तीव्रता के लिए किसका उपयोग करते हैं? डेसिबल का। काल वैसाखी किस राज्य से संबंधित है?
तो जो वर्षा होती है मानसून पूर्व की उसको काल वैसाखी कहते हैं, और अलग अलग क्षेत्र में इसके अलग अलग नाम है। तो जो काल वैसाखी है वो पश्चिम बंगाल में कहते हैं इसे कहाँ कहते हैं? पश्चिम बंगाल में। तो इसका काल वैसाखी वाले किससे संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो डब्ल्यू.जे. रेले साहब है ना, इन्होंने सबसे पहले फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? डब्ल्यू.जे. रेले साहब ने। और भारत में 2020-21-22 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो ये 18.8% है। मैंने आपको कितनी बार बताया ये। तो 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें क्या सही होगा? प्रथम वर्ग में क्या कहा गया है? उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होगा। ये ऑप्शन उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। ये आपके किसी भी ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन जिसका आंसर क्या है? उद्योगों का सरकार पर पूर्ण स्वामित्व है। बाकी हमारी थर्ड गेट जो रीट मेंस के लिए हम सीरीज लेके आ रहे हैं, 50 डेज में हम 50 टेस्ट करवाएंगे। कितने टेस्ट? 50 डेज में 50 टेस्ट। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बाकी हमारे पीडीएफ का, हमारे वीडियो का कंटेंट कैसा है, आपने लगातार हमारे जो वीडियो देखे हैं उनसे आपको पता लग जाएगा। डॉल्फिन कटक स्थित है कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में। हमने जो टेलीग्राम चैनल पे और कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब पे डाली थी उसमें स्पष्ट डॉल्फिन कटक के बारे में बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉल्फिन कटक कहाँ पे है? तो ये अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। अश्व अक्षांश किससे संबंधित है? तो अश्व अक्षांश है वो पवनों से संबंधित है। किससे? पवनों से। तो इसका आंसर अश्व अक्षांश संबंधित है पवनों से। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पवनों से हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा था? यानी भारत ने निर्यात ज्यादा किया था, आयात कम किया था। कौन से साल में? तो 1976-77 के साल में किया था। किस साल में? 1976-77 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया है? तो 1919 के अधिनियम के तहत ना कौन से विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था? तो इसमें फाइनेंस को किया गया था। तो उससे रिलेट कर सकते हैं कि बैंकिंग और इंश्योरेंस को शामिल किया होगा। तो उसमें एक्चुअली फाइनेंस को शामिल किया था, मतलब कर्ज देने को शामिल किया गया था साधारण सीधे शब्दों में। तो लेकिन उससे कर्ज देने से किससे रिलेट करेंगे? बैंकिंग से रिलेट करेंगे ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैंकिंग और इंश्योरेंस। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवड़ा को स्थान कितनी सीटें दी गई थी? तो हमें पता ही है अजमेर मेरवड़ा को कितनी सीटें, टोटल 4 सीटें दी गई थी, है ना। वो 4 जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको दी गई थी। अजमेर मेरवड़ा के हिस्से में कितनी आई? तो 1 सीट आई। कितनी सीट आई? 1 सीट। और 21-22 के पहले अर्ध में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर प्रवाह का लगभग कितना प्रतिशत है? सेवा क्षेत्र में कितना है? तो ये 54% है। कितना है? 54%। भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता और नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिक तंत्र तैयार करने और भारत को नया रोजगार सृजक देश के रूप में रूपांतरित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो रोजगार सृजन करने हैं, है ना। तो कौन सी योजना होगी? स्टार्टअप इंडिया होगी। कौन सी योजना? स्टार्टअप इंडिया। तो जिसने भी स्टार्टअप इंडिया लगाया है अपना आंसर उसका राइट हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये 35 के क्लोज 2 में दी गई है। किसमें? 35 के क्लोज 2 में दी गई है। अब सूची को सम्मिलित करना था, कौन से प्रांत की कितनी है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या था? मद्रास की कितनी है? मद्रास के साथ लगाओगे आप 20। कितनी? मद्रास के साथ 20, ठीक है। उसके बाद में बंबई के साथ कितने लगाओगे? 16। बंबई के साथ 16। फिर मध्य प्रांत के साथ कितने लगाओगे? 8। और उसके बाद उत्तर पश्चिमी प्रांत के साथ 5, ठीक है। तो इस प्रकार आपको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? मद्रास के साथ 20 और बंबई के साथ लास्ट में कौन सा है? उत्तर पश्चिमी प्रांत के साथ 5 है। तो यहाँ पे लास्ट में 3 एक में दे रखा है, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। इस तरह से आप लगा सकते हो। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा की नियम समिति के सदस्य नहीं थे? अब देखो नियम समिति, कितना खोद के प्रश्न पूछा इसमें पॉलिटी में। तो ये मेहरचंद खन्ना थे ना, ये नियम समिति के सदस्य नहीं थे। कौन? मेहरचंद खन्ना साहब। भारत सरकार कार्यकारिणी नियम 1961 के तहत कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? तो क्षमा
प्रविलंबन और निलंबन का किया जाना अनुच्छेद 72 के तहत, तो ये राष्ट्रपति के साथ कर सकते हैं। और उसके बाद में भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदत्याग और पद से हटाए जाना भी राष्ट्रपति से संबंधित है। तो इस प्रकार ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस बार यूपीएससी लेवल का पेपर दे दिया गया है पॉलिटी के मामले में अगर बात करें तो बहुत ही टफ पेपर दिया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के में जैसा कि समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में उल्लेखित शब्दों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले है धर्म, उसके बाद में भाषा, फिर प्रदेश और फिर वर्ग। क्या है? धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग। तो ये आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसमें चिकित्सा सहायता शब्द का उपयोग नहीं किया गया, बाकी बुढ़ापा, बीमारी और बेकारी का उपयोग किया गया आर्टिकल 41 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिव नामक पुस्तक के लेखक है? तो हार्वर्ड एल एडमन साहब है ना, ये दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिज्म नामक किताब के लेखक है। भारत निम्नलिखित में से किस समूह का सदस्य नहीं है? तो न्यूक्लियर सप्लायर समूह का सदस्य नहीं है भारत। किसका सदस्य नहीं है? न्यूक्लियर सप्लायर समूह का नहीं है। बाकी ऑस्ट्रेलियन समूह, मिसाइल टेक्नोलॉजी और कंट्रोल रेजिम और वाइजर समूह का भारत सदस्य है। और तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। क्या आंसर होगा? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इसका आंसर होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? तो देखो 74 में किया गया, 75 में किया गया और 78 में किया गया। तो जिसने भी 74, 75 और 78 लगाया इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु हुए आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया? राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं था ये, तो कौन सा नहीं था? तो बाकी देखो AITMC थी और कम्युनिस्ट पार्टी थी, नेशनल पार्टी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं थी। तो समाजवादी पार्टी है ना, वो नहीं थी। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। समाजवादी पार्टी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 3 तो आपके किसी में 2 में लिखा होगा, किसी के 1 में लिखा होगा, किसी के 4 में लिखा होगा। तो इस प्रकार इसका आंसर आपको समाजवादी पार्टी जिसमें भी लिखा है वो सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से संबंधित किया था? तो जोसेफ एस नाय साहब है। कौन साहब है? जोसेफ एस नाय साहब है। इन्होंने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से संबंधित किया था। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है किसकी? व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा है? व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की शाखा है। आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑफिशियल विजिट किसने की थी सबसे पहले भारत में? तो व्हाइट डी आइजहावर ने की थी। किसने? व्हाइट डी आइजहावर ने की थी। निम्नलिखित में से कौन न्यूट्रल नेशन रिपेट्रिएशन कमीशन का अध्यक्ष था जिसने कोरिया युद्ध में दोनों पक्षों के 20,000 से अधिक युद्धबंदियों की नियुक्ति का फैसला किया था? तो KS थिमैया साहब थे। कौन थे? KS थिमैया साहब ने किया था ऐसा। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो विकास विशेष से सामान्य की ओर संचालित होता है, ये कथन गलत है। तो हमें गलत आइडेंटिफाई करना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। बल्कि ऐसा नहीं होता, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, ये उत्तर होता है इसका सही। तो लेकिन हमें गलत बताना था। तो ये विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है, आंसर आपको लगा लेना है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से जो शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है ना, ये सही नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है, ये गलत कथन है। निम्न विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो वृद्धि कोशिकाओं और अवयवों के आकार में परिवर्तन है। वृद्धि क्या है? कोशिकाओं और अवयवों के आकार में परिवर्तन है, ये सही है इसका। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। कक्षा में अधिगम पर विशेष निहितार्थ करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है? तो ये इसका आंसर होगा प्रभाव का नियम। कक्षा में अधिगम का विशेष निहितार्थ करने वाला थॉर्नडाइक का कौन सा योगदान है? तो प्रभाव का नियम इसका आंसर होगा। जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है और कौशल का अधिगमांतरण कर उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने की सुगमता प्रदान करता है, वह सीधे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण करता है, तो यह पार्श्विक क्या होता है? पार्श्विक अधिगमांतरण होता है। क्या होता है? पार्श्विक अधिगमांतरण। यह द्विपार्श्विक नहीं है, इसे आप पार्श्विक अधिगमांतरण मानेंगे। क्या मानेंगे? पार्श्विक अधिगमांतरण। अगला प्रश्न है, विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो होगा विकास क्रमबद्ध नहीं है, ये होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? विकास क्रमबद्ध नहीं है। जिसने भी ये लगाया ना उसका आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है? साहचर्य अधिगम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो आदत है ना, वो साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है।
अगला प्रश्न है, गार्डन आलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी की विशेषकों की पहचान करना चाहता है तो निम्न विकल्पों में से किस विशेषक को अनदेखा करेगा? तो मूल विशेषक को अनदेखा करेगा। इसका आंसर क्या होगा? मूल विशेषक। एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रूखा, भद्दा और समानुभूति पूर्ण था, अपने व्यवहार में सुधार करने में किस क्षेत्र के प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है? तो जिसने भी संवेगात्मक बुद्धि लगाया है उसका आंसर सही हो जाएगा। क्या होगा? संवेगात्मक बुद्धि। यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो निम्न में से किस परीक्षण का चयन होगा? तो इसका आंसर होगा 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण। क्या होगा? 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण। हिप्पोक्रेटस द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विषादग्रस्त कहते हैं। क्या कहते हैं? विषादग्रस्त कहते हैं। विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर उसे गर्वित अनुभव कराकर मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक निम्न में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है? तो यह आत्मसम्मान की आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है। किसकी? आत्मसम्मान की आवश्यकता की संतुष्टि। तो जिसने भी आत्मसम्मान की आवश्यकता की संतुष्टि लगाया है विद्यार्थी के निष्पादन वाले प्रश्न में तो उसका आंसर सही हो जाएगा। समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया, लीक से हटकर रूढ़िमुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे तो वह क्या होगा? अपनी अपसारी सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है। कैसा? अपनी अपसारी सोच की क्षमता को उपयोग कर रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो मतलब समस्या समाधान वाले प्रश्न में अपनी अपसारी सोच की क्षमता का आंसर जिसने भी लगाया है वो सही हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व है जो थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो मूल संबंधी है ना, जो स्रोत संबंधी तत्व है ये इसका आंसर होगा। क्या होगा? मूल संबंधी या स्रोत संबंधी तत्व इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में प्रकृति के सभी व्यक्तित्व और व्यवहार संबंधी गुणों का विवरण एक विशेष रूप से ही संपन्न होता है। इस विवरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? सामान्य संभाव्यता वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य संभाव्यता वक्र कहते हैं। निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो विद्यार्थी की उपलब्धि अभिप्रेरणा कौन सा दर्शाता है? अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना। ये इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना। निम्न व्यवहार समूहों में से कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा गया? तो कौन सा व्यवहार समूह नहीं देखा गया? तो आंतरिक रूप से नियंत्रित, सामाजिक और नियमों का पालन करने वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या होगा? आंतरिक रूप से नियंत्रित, सामाजिक और नियमों का पालन करने वाला जिसने लगाया है उसका आंसर सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न विकल्पों में अध्यापक का कौन सा तरीका विद्यार्थी के आत्म क्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा? कौन सा नहीं करेगा? तो इसका आंसर जिसने भी विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को या स्कूल में सहायता को देना आता ना, ये नहीं करेगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को या स्कूल से सहायता को देना वो आत्म क्षमताओं के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है और ऐसा करते हुए प्रसन्नता अनुभव करता है, अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और उसे ऐसा करने पर थकान भी अनुभव नहीं होती, निम्न में से सही विकल्प छांटे जो उसकी अभिव्यक्ति दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? यह अपनी रुचि की अभिव्यक्ति दर्शाता है। क्या? अपनी रुचि की अभिव्यक्ति दर्शाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। चोकला किसकी नस्ल है? तो ऑब्वियसली भेड़ की नस्ल है। और 2011 में राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। दिलवाड़ा कहाँ पे है? तो आबू पर्वत में। दिलवाड़ा कहाँ पे? आबू पर्वत में। और ऊंचाई के अनुसार इनको सेट करना था तो सबसे पहले सबसे कम बताना था। सबसे पहले तो तारागढ़, उसके बाद में कमलनाथ, उसके बाद में रघुनाथगढ़, उसके बाद में अचलगढ़। तो जिसने भी ACD भी लगाया है या यूं कहे तारागढ़, ऐसे तारागढ़, सॉरी तारागढ़, अचलगढ़, उसके बाद में नहीं सॉरी तारागढ़, सबसे पहले तारागढ़ हो गया। ठीक है, उसके बाद में जिसने भी कमलनाथ लगाया, उसके बाद में रघुनाथगढ़ लगाया, फिर अचलगढ़ लगाया, उसका आंसर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है? तो हमें पता है बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। तो जिसने भी बांसवाड़ा लगाया उसका सही आंसर है। मेजा बांध किस नदी पे स्थित है? तो मेजा बांध किस नदी पे? कोठारी नदी पे। मेजा बांध कोठारी नदी पे है। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम यानी माडा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो माडा 1978-79 में प्रारंभ किया गया। कब? 1978-79 में। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति, तो कालीबंगा है वह प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति है।
उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे लेख कहां से मिले? तो बेराट से मिले। और महाराणा सांगा और बाबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो खानवा का युद्ध हुआ। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, रफ्तार नहीं, RKVY एक रफ्तार भी है, लेकिन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब शुरू की गई? तो 2007 में शुरू की गई थी। और कौन से जिले जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं? तो उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा, जहां पे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। कहां पे? उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा में। ये सम्मिलित करने थे। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1918 में हुई। राजस्थान सेवा संघ की 1919 में, मारवाड़ सेवा संघ 1920 में, और आचार सुधारणी सभा 1910 में। आचार सुधारणी सभा की कब हुई थी? 1910 में। तो इसने भी 4 3 2 1 लगाया, वो सही हो जाएगा। उसके बाद में मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? तो अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली 4 रियासतें थी। जिसने भी 4 लगे उसका सही है। और आबू में जैन मंदिर विमल व्यवसायी के निर्माता कौन है? तो विमल शाह है ना, ये आबू में जैन मंदिर का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन मारा गया था? तो चेलावास के युद्ध में मारा गया था। कौन से युद्ध में? तो चेलावास का युद्ध हुआ था ना, उसमें मैकमोहन मारा गया था। अजमेर नगर किसने बसाया? तो अजय राज जी ने अजमेर नगर बसाया था। उसके बाद में जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? तो प्रताप सिंह जी थे, वो संगीताचार्य थे। गींदड़ नृत्य कहाँ होता है? तो शेखावाटी में होता है। कानड़दे प्रबंध के रचयिता कौन है? तो पद्मनाभ जी है, वो कानड़दे प्रबंध के रचयिता है। और उसके बाद रामसनी संप्रदाय की शीतल शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो हरिराम दास जी है ना, वो रामसनी संप्रदाय की शीतल शाखा के प्रवर्तक है। कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? तो बंदोली, सामेला और कंकड़ बंधन तो है, लेकिन कर्णवेद नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 कर्णवेद हो जाएगा। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? तो कुंभलगढ़ है ना, वो मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो जयपुर शैली है, उस पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। किस पे? जयपुर शैली पे। मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से रहा? तो मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध करौली प्रजामंडल से रहा। किससे? करौली से। और कौन सा संबंध पोमचा से है? तो पोमचा क्या होता है? पोमचा वस्त्र होता है महिलाओं का। और उसके बाद में मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? तो बलूचिस्तान, कांधार और काबुल में थे, बंगाल में नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा। उसके बाद में भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य की राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई अध्यक्षिका नहीं निकाली जाएगी? तो ये होगा 361 क्लोज 3। क्या होगा? 361 क्लोज 3 होगा। थार महोत्सव तो ये बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। कब? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में कौन सा भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे? तो टीकाराम पालीवाल साहब है ना, ये भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है? तो इसका आंसर होगा BL माथुर साहब। कौन है? BL माथुर साहब, इन्होंने अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है। राजभवन राजस्थान में इन्फॉर्मेंस पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया? तो कलराज मिश्र साहब के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया। किसके? कलराज मिश्र के। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो OP मेहरा शिवचरण माथुर के समकालिकता सही है। निर्मल चंद जैन अशोक गहलोत के समकालिकता सही है। और संपूर्णानंद मोला सुगड़िया साहब के समकालिकता सही है। लेकिन अंशुमन सिंह है ना, वसुंधरा राजे के समकालीन नहीं थे। तो यह आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्थान को विघटन करने की शक्ति है? तो यह धारा कौन सी है? 94 नंबर की धारा है। और भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो आर्टिकल 177 के तहत ले सकता है। किसमें? 177 के तहत। और निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान विधानसभा में कटौती प्रस्तावों की ग्राह्यता की शर्त नहीं है? तो इसका आंसर होगा उसका संबंध केवल एक मांग से होगा। क्या होगा? जो चौथा आंसर है, उसका संबंध केवल एक मांग से होगा। कटौती वाला जो प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा? उसका संबंध केवल एक मांग से होगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर नहीं रहे? तो पिलानिया साहब है ना, वो नहीं रहे थे। बाकी टाक, मीणा और जोशी साहब रहे हैं। और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों में कौन सबसे कम कार्यकाल के लिए कार्य पर रहा था? तो नमो नारायण मीणा साहब है ना, वो सबसे कम अवधि तक राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं और सबसे कम समय के लिए ये रहे। तो इस प्रकार हमने फटाफट देख लिए ये आंसर की। थोड़ी फास्ट हो गई है, लेकिन अब समय ही ऐसा है कि फास्ट तो करना पड़ेगा ना स्पीड को, क्योंकि अब हमें करना है किसको टारगेट? हमें टारगेट करना है रीट मेंस को। रीट मेंस। और रीट मेंस को क्या कहते हैं हम? 3rd ग्रेड शिक्षक। तो तैयार हो जाइए। 50 सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी
टेस्ट पेपर के लिए पीडीएफ भी मिलेगी और वीडियो भी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। पढ़ते रहो और डिमोरलाइज नहीं होना है, आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, चाहे पेपर कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विकल्प बहुत मिलेंगे, ये सिर्फ एक विकल्प है, ये मान के चलो आप। जीवन बहुत विशाल है, ये एक विकल्प है।